मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में अपने इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर और नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा है उसका ये चौथा एपिसोड देने जा रहा हूं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को 3 एपिसोड यानी 3 वीडियो लेक्चर आपको दिया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसके आप डेफिनेशन देंगे कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, मतलब 1 से तो करती है हर नंबर और स्वयं से भी करता है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य नंबर से, अन्य संख्या से वो पूर्णतः विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल अगर आप देंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तो परिभाषा आपको अभाज्य संख्या का, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण में आपका हो गया जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट। फिर इसमें देखिए अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपसे पूछ लिया जाएगा असंयुक्त संख्या किसे कहते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर असंयुक्त संख्या तो पता ही नहीं है, यह ऋण संख्या तो लगभग पता होता है कि ऋण संख्या किसे कहते हैं। तो इसका एक अलग नाम, आपका दूसरा जो नाम याद रखना है, असंयुक्त संख्या, यानी अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है तो एक परिभाषा इसकी आप ऐसा दे सकते हैं, वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब जिनका आप फैक्टर करिए तो उनका कोई फैक्टर ना हो, जैसे 1 और स्वयं, मतलब कोई भी नंबर स्वयं का तो फैक्टर होता ही है, 1 भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसका कोई फैक्टर ना हो, गुणनखंड ना हो, तो वह संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनाएगा। ठीक है, ये देखिए IMP से आप तुरंत डाल लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। और कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो आप तुरंत बताइए 2। ठीक है, और इसके नीचे देखिए एक पॉइंट और बनेगा जिसमें कंफ्यूज करता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो बच्चों को ही पता रहता है, तो उनके दिमाग में हमेशा 2 ही चलता है, तो इसको भी वो 2 ही टिक कर देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। अगर विषम शब्द लगा दिया सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या, तो आप 3 टिक करेंगे। और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो आप 2 टिक करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में बेस काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए IMP आप इसके ऊपर तुरंत लिख दीजिए, छपने वाले क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ो तो सब, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए उसे कर ना पाए तो इसी पढ़ाई का मतलब क्या रह जाता है कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, किस प्रकार से बन सकता है, तो पॉइंट सारी चीजें देखिए हम आपको पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे क्या है, 3 है। ठीक, हाँ, इसके बाद देखिए इसमें एक पॉइंट और इस प्रकार से कर लेंगे, अभाज्य संख्याएं धनात्मक पूर्णांक ब्रैकेट में प्राकृत संख्या होती है,
जो वन एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। डेफिनेशन टाइप में भी आप बोल सकते हैं। अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या होती है जो वन एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो धनात्मक पूर्णांक वही प्राकृतिक संख्या कहा ही जाता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो यार कि अगर धनात्मक पूर्णांक कह रहे थे इसका मतलब ये हो गया कि अभाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसी पॉइंट को समझाने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव हो, इसका मतलब है नहीं। तो ये पॉइंट बन जाता है कि अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं। देखो, सम और विषम ऋणात्मक हो सकते हैं लेकिन अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसे आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऊपर जो बताया गया कि अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या होती है जो वन एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसी पे पॉइंट आपका नीचे देखिए लिखा गया कि अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यह है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए इसमें है वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी देखिए बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब छपने वाला क्वेश्चन आपका है एकदम भैया, बिल्कुल महत्वपूर्ण एकदम। ठीक है, तो वन ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। वन ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। तो अगला देखिए पॉइंट इसमें है, ये भी महत्वपूर्ण। तो वन ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अगला पॉइंट है वन ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। और ये देखिए अगला जो पॉइंट है विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n + -1 के रूप में लिखा जा सकता है केवल 2 और 3 को छोड़कर, जहां n एप्सिलॉन कैपिटल n मतलब n कोई नेचुरल नंबर आपका हो सकता है। तो इसकी अगर हम लोग चर्चा कर लें, प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n + -1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, किस तरह इसका कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए। तो चलो एग्जाम्पल इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 और 3 को, जैसे इसने क्या कह दिया कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को आप 6n + -1 के रूप में आप लिख सकते हैं। ये तो कहा गया। तो जैसे आप ले लो अभाज्य संख्या, जैसे आपने कह दिया किसकी बात है, 2 और 3 तो लेने नहीं है, 3 ही फिर मिलेगा 5। तो चलिए 5 को हम देखो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 6 × 1 -1। तो बस यहाँ n का मान क्या हो गया है 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ n बराबर क्या रखा गया 1। अब देखिए दूसरा अगर आप 7 ले लो, क्या ले लो 7। तो 7 को देखिए आप लिखेंगे 6 × 1। आपके यहाँ प्लस कर दो, चूंकि हमने बताया या तो प्लस होगा या +1 या तो -1। टीवी तो दिया आपको हो गया। यहाँ भी देखिए n बराबर क्या लिया गया 1। तो तीसरा अगर आप बात करिए 11 ले लीजिए। 11 को लिखेंगे हम 6 × 2 -1। ठीक, तो यहाँ n का मान क्या लिया गया 2। ऐसे आप चलिए 13 ले लीजिए। 13 को आप ले सकते हैं 6 × 2, आप यहाँ +1 कर दो। यहाँ पे देखिए n बराबर क्या लिया गया 2। चलिए फिर ऐसे आप कर लीजिए 17 ले लीजिए। 6 × 3 -1 कर लीजिए। यहाँ देखिए n का मान क्या हो गया 3। ऐसे आप 19 ले लीजिए। 19 को आप कर दीजिए 6 × 3, तो आपके यहाँ +1 कर दीजिए। यहाँ n बराबर क्या हो गया आपका 3। ऐसे आप 23 ले लीजिए 23। अगर 23 की बात करेंगे तो इसको हम लिखेंगे देखो
6 गुणे 4 -1। तो आपके देखो n बराबर क्या रखा गया, 4 रखा गया। तो इस प्रकार से कोई भी अभाज्य संख्या होगी सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, तो उसको हम 6n प्लस -1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट आपका बन जाता है कि किसी भी अभाज्य संख्या को 2 और 3 को छोड़कर, या ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिनको 6n प्लस -1 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो 2 और 3 ऑप्शन क्या टिक करेंगे, 2 और 3। तो ये आपका बना। तो ये आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये एग्जाम बेस, बार बार आने वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए चलते अगली रीडिंग। हाँ देखिए, कंपोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। अब तक हम लोग पढ़े अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में। अब हम लोग अगली रीडिंग है कंपोसाइट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो इसकी देखिए परिभाषा आप दे सकते हैं, कहेंगे ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, जैसे 1 से तो हर नंबर कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन इसके अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा और हो जिससे वह पूर्णतः कटे, तो भाज्य संख्या कहलाएगी। अब भाज्य में क्या होता है, वो सिर्फ 1 से कटते हैं, स्वयं से कटते हैं, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कटेंगे। लेकिन भाज्य में क्या होगा, 1 और स्वयं के अलावा वो कम से कम एक और नंबर से पूर्णतः विभाजित होंगे, तो क्या कहलाएंगे, आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप क्या देंगे, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, इस प्रकार से। यहाँ देखिए 8 और 10 के बीच में आप 9 को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सोचो 4, 6, 8, फिर यहाँ 9 तो गायब हो गया, 9 भी आपको हो सकता है। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आप कहोगे कि ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल आप इसका क्या देंगे, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12 डॉट डॉट। अथवा देखिए इसकी एक दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं, लेटेस्ट और न्यू परिभाषा। ठीक है, हाँ देखिए अगली परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अपवर्तक क्या, तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 एक भाज्य संख्या है, तो 4 के अपवर्तक क्या होंगे, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। तो इसके देखो 1 2 3 अपवर्तक हो गए, 2 से अधिक ना, 3 अपवर्तक हो गए। 6 भी देखिए एक भाज्य संख्या है, तो 6 के अपवर्तक 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से कटेगा। तो इसके 1 2 3 4 अपवर्तक हो गए। तो वही लिखा गया, जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे 4 के अपवर्तक 1 2 और 4 है, यानी 3 अपवर्तक इसके बनेंगे। 6 के देखिए अपवर्तक अगर यहाँ पर बनेंगे तो 1 2 3 6, ठीक है, यानी इसके 4 अपवर्तक है। तो मतलब कि अपवर्तक मतलब क्या हो गया, वो नंबर किन किन नंबरों से कट सकता है, वो इसके अपवर्तक बन। जैसे 4 4 1 से भी कट सकता है, 4 2 से भी कट सकता है, 4 4 से भी कट सकता है, तो इसके 3 अपवर्तक हो गए। 6 के अपवर्तक 6 1 से भी कट सकता है, 6 2 से भी कट सकता है, 6 3 से भी कट सकता है, 6 6 से भी कट सकता है। तो इसके अपवर्तक आपके क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक, और अगले देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते थे, असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। उसी प्रकार से भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है।
ठीक है, भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये मतलब काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम बेस। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट है, कहीं पर आपसे पूछ लिया गया संयुक्त संख्या क्या है या यौगिक संख्या क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि भाज्य संख्या को ही हम लोग संयुक्त संख्या के नाम से भी जानते हैं और यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या के नाम से भी जाना जाता है। और अगली देखिए आपकी जो पॉइंट बनेगा, भाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। भाज्य संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। जिस प्रकार से अभाज्य संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, उसी प्रकार से भाज्य संख्या भी आपके ऋणात्मक नहीं होती हैं। अगला देखिए, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो कि क्या सम भी होती है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4। और फिर अगला बनाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। अब देखिए, जैसे आपको याद आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, लेकिन अगर कहिएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो इसमें लैंग्वेज पे यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि सम और विषम का, तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तभी आप 4 टिक करके चलेंगे तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो 4 है। क्या है? 4। और अगर कहा जाएगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे? 9। ठीक है, तो अब इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो कहेंगे 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो बताएंगे क्या है? 9 है। फिर देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो देखिए, अगर 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, तो ये बन जाता है पॉइंट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो वहां देखिए पॉइंट सबसे ऊपर क्या लिखा गया कि पॉइंट में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, जो कि सम भी है। फिर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। फिर यहाँ से बनाया गया पॉइंट, ठीक है, यही हिसाब का देखो हो रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। डेट इज 4 बराबर देखिए 2 का वर्ग। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका बनेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है। डेट इज 9 बराबर 3 का वर्ग है, क्योंकि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। और ये देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका बन गया, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो देखिए, इसमें आज आपके वीडियो लेक्चर में आपका 2 टॉपिक आपका मतलब 2 हेडिंग आपका कवर हुआ। एक आपका हो गया प्राइम नंबर, दूसरा आपका हो गया कंपोजिट नंबर। और इन पे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, इनके अतिरिक्त नाम क्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है, भाज्य संख्याओं को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, इस प्रकार से आपका, और इसमें आपका रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें बताई गई वीडियो लेक्चर में। तो यदि आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, ठीक है, तो ठीक, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।